हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो मंथली रिवीजन लेकर चल रहे हैं वो अगस्त मंथ का हम लोग रिवीजन लेकर चल रहे हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि जो रिवीजन क्लास चल रही है आप लोगों की अगस्त के लिए, क्या वो आप लोगों के लिए फायदेमंद है? यदि फायदेमंद है तो उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज भी, खास तौर से देखिए बड़ी मेहनत लगती है इस क्विज को अपलोड करने में भी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। भगवान ही जाने क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सेशन को तो आप लोग लाइक कर ही सकते हैं, केवल 1 सेकंड जो है वो आप लोगों को इसमें लगेगा। चलिए न्यूज ऑफ द डे हम लोग कवर करते हैं। रिसेंटली एक इंडेक्स जो है वो सामने निकल कर आया है जिसमें पेंशन सिस्टम के बारे में बताया गया है और इसमें आइसलैंड जो है उसने टॉप किया है। पेंशन सिस्टम के बारे में आप लोग यदि समझेंगे तो सबसे पहले इसकी जरूरत होती है जो पुअर लोग होते हैं उनको जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग लोगों को जरूरत पड़ती है, महिलाओं को जरूरत पड़ती है। तो नीडी जो पर्सन्स हैं उनको जो जरूरत पड़ती है वो पेंशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि वो समय पे ना मिले तो फिर उनके जीवन के लिए कई समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाती हैं। और भारत जो है वो इसी रैंकिंग के अंदर काफी पीछे उसने स्थान बनाया है। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आइसलैंड हैज बेस्ट पेंशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, इंडिया नियर बॉटम। तो भारत जो है इसकी रैंक लगभग जो है वो कहां पर आई है, बॉटम के अंदर आई है। देख सकते हैं हम लोग कि मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है 2021 का और टोटल 11 कंट्री जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन यहां पर स्लिप की है, जिसमें इंडिया और साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं। अब इसके पीछे कारण क्या रहा है? बेसिकली यहां पर कोविड-19 का क्राइसिस तो रहा ही है, इसके साथ में ही भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वो भी काफी बढ़ गया और इसके साथ में ही जो पेंशन सिस्टम था वो पूरा गड़बड़ा गया। क्या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी यही हालत है? यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को स्कोर बताना चाहूंगा। देखिए यदि आप लोग इन स्कोर्स को, ये जो डेटाज है इनको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर यूज करेंगे तो काफी इफेक्टिव रहेगा। और जब भी पीसीएस के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप लोगों को ये स्कोर ध्यान में रखना चाहिए। भारत का जो स्कोर है वो 43.3 है। तो यहां पर आप लोग समझेंगे कि भारत जो है वो डी कैटेगरी के अंदर, डी ग्रेड भारत को मिला है और भारत का स्थान यहां पर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो 43 सिस्टम्स में से यानी कि 43 देशों में से यदि देखें तो भारत की कौन सी रैंक है? 40वीं रैंक है। लेकिन यदि समझने की बात यह है कि भारत को अपनी पेंशन इंडेक्स को इंक्रीज करना है, इसकी वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करना है, तो भारत के अंदर जो मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर पुअरेस्ट एजेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। मतलब उनको पेंशन जो है वो जल्दी टाइम पर देनी पड़ेगी। इसके साथ में ही पेंशन का जो सिस्टम है, जैसे हम लोग कभी कभी बात करते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का, तो ठीक वैसे ही एक एक्ट जो है वो यहां पर लाने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ हाउस होल्ड डेट इज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर जो परसेंटेज है वो काफी इसके अंदर रिड्यूस हुआ है। तो यहां पर कई सारे जो टूल्स हैं वो भी शो किए गए हैं। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा जारी की गई है। अगली जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए शायद आप लोग इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो है वो भी रिसेंटली रिलीज किया गया है और इसमें भी भारत ने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं। देखिए भारत जो है वो इन्हीं इंडेक्सेस के अंदर पीछे अभी होता जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो 94 से हटकर कहां पर पहुंच गई, 101वीं रैंक पर पहुंच गई, जबकि भारत के पड़ोसी देश इससे आगे थे। यहां पर आप लोग देखिए कि भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 71 पर जो है वो भारत की पोजीशन है, जबकि नेबरिंग कंट्री जो है उसमें आप लोग देखिए पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 75, फिर श्रीलंका है 77, नेपाल है 79 और बांग्लादेश है 84 पर। भारत से जो आगे है उसमें चाइना इकलौता कंट्री है 34th पोजीशन पर। तो भारत को यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि फूड सिक्योरिटी मतलब
NFSA जो कि 2013 के अंदर लागू हुआ था, उसके तहत सभी लोगों को जो है वो फूड प्रोवाइड कराई जाए। और अफोर्डेबिलिटी जो है, फूड के लिए अफोर्डेबिलिटी वो भी यहां पर क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। तो यहां पर हम लोग देखना चाहेंगे कि फूड के लिए कोई व्यक्ति अफोर्ड कब कर पाएगा, जब उसकी पर कैपिटल इनकम जो है PCI जब वो इंक्रीज होगी। यदि हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत की अभी पर कैपिटल इनकम कितनी है, तो वो लगभग 1,23,000 के आसपास में है। तो डेटा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग इतना है कि लगभग 1.25 लाख के आसपास में भारत के अंदर आज पर कैपिटल इनकम है। और यदि कैलोरीज के अंदर बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं लगभग 2000 किलो कैलोरी के आसपास जो है वो भोजन मिलना चाहिए। यदि इससे कम मिलता है तो फिर उसके पास में फूड सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए भारत की जो रैंक है वो 71st पोजीशन पर बनी हुई है। तो ये रैंक जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। अगली न्यूज जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। जापान के अंदर रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है जिसका नाम है माउंट एसो इरप्शन। तो यहां पर ये इरप्शन बड़ा जबरदस्त हुआ है। रिसेंटली आपको एक न्यूज भी पता होगी कि जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर के अंदर काउंट होता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर के अंदर इंक्लूड होता है। और रिंग ऑफ फायर के तहत ही रिसेंटली जापान के अंदर एक ज्वालामुखी वोल्केनो फटा था और एक नया आइलैंड जो था वो उससे बना था। तो यहां से एक बात तो ये साफ जाहिर होती है कि आइलैंड्स जो हैं, या हम लोग कहें कि वॉल्केनो जब इरप्शन होता है तो वो कहीं ना किसी आइलैंड को जरूर निर्मित करते हैं। आज नहीं तो कल जो है वो निर्मित होते हैं। जैसे हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार की, आप लोग जब मेंस का पेपर उठाएंगे 2014 का, तो उस मेंस के पेपर के अंदर पूछा गया था अंडमान एंड निकोबार के बारे में कि ये आइलैंड जो है या फिर साउथ जो एशिया है यहां पर आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर हिंट में देना कि साउथ ईस्टर्न जो एशिया है वहां पर आइलैंड्स का निर्माण कैसे हुआ है, और अंडमान निकोबार के बारे में जरूर बताइएगा। तो ये जो माउंट एशो है ये कहां पर स्थित है, जापान के अंदर स्थित है। चलिए 21 अक्टूबर के बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली देखिए कि जियो स्पेटिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया जो है इसको रिलीज किया गया है। और इसको रिलीज क्यों किया गया है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम लोग देखेंगे। और इसके साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि इसके थ्रू क्या क्या कवर किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले इस वर्ड का मीन समझ लीजिए। जियो स्पेटिकल मतलब इसका मीन्स है कि कोई सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से अंतरिक्ष के अंदर माउंट है कि वो पर्टिकुलर किसी देश के ऊपर ही फोकस कर रहा है। और जब वो किसी कंट्री के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में एक मैप को ड्रॉ कर देगा तो इसे ही कहा जाएगा एनर्जी मैप। और इंडिया के अंदर ये जो मैप है वो नीति आयोग के द्वारा निर्मित किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को किया गया था। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग उस मैप को तो देखें आखिरकार वो मैप कैसा था। तो यहां पर एनर्जी मैप ऑफ इंडिया 2020 का आप लोग देख सकते हैं, रिसेंटली यही रिलीज किया गया है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट जो है उसको यहां पर रेस्पॉन्सिबल ये दिया जाता है कि वो जो है भारत का कोई भी मानचित्र बदलता है। जैसे हम लोग बात करें कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनी थी, उस समय भारत का मैप चेंज हुआ था और इस मैप को सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ऑथेंटिकली पार्लियामेंट जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा ये एनर्जी मैप जो है वो रिलीज किया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेड के अंदर देख रहे हैं, रेड जो एरिया देख रहे हैं, ये जो, तो ये किसके लिए है, ये है कोल के लिए, फिर डीजल के लिए एक स्क्वायर है, फिर नेचुरल गैस के लिए एक जो है वो ट्राइंगल है ग्रीन कलर के अंदर। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये है नेचुरल गैस के लिए, यहां पर नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। फिर इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सोलर, विंड, तो एनर्जी के जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनका पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इसीलिए एनर्जी मैप जो है वो जारी किया जाता है। यहां पर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि आप लोग जैसे ही इसको सर्च करोगे, जैसे ही हम लोग देखें कि आप लोग
मैप में जाएंगे तो यहां पर जैसे एक कोई रिसोर्सेज है, मान लीजिए कोल का ही रिसोर्सेज है, तो कोल का रिसोर्सेज कहां कहां अवेलेबल है, तो यहां पर एक टर्म जो है वो लिखी हुई है भुवन। तो भुवन जो सैटेलाइट है उसी के द्वारा ये इमेज जो है सैटेलाइट की वो ली गई है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को आई होप ये चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। सैटेलाइट जो है वो पूरे अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, तो अंतरिक्ष में तैरने का मतलब है कि वो किसी ना किसी कंट्री पर जरूर फोकस करते होंगे। तो क्या आप लोग इसको देखना चाहोगे कि कैसे ये फोकस करते हैं? यहां पर आप लोग देखिए कि एक सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी है, तो जियो स्टेशनरी होने के कारण इसने साउथ अमेरिका जो है इस पर पूरी तरीके से इसके साथ में ही घूम रहा है। तो अर्थ का जो रोटेशन है इसके साथ में ही ये मूव कर रहा है, जिससे पूरा कंसंट्रेशन ये साउथ अमेरिका के लगभग हम लोग कह सकते हैं इक्वेडोर जो देश है इस पर इसने पूरा फोकस कर रहा है, और इसी के बारे में सारे रिसोर्सेज जो है वो फाउंड करके ये बता देगा पूरी उसकी इंफॉर्मेशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयला क्षेत्र और कई कोयला ब्लॉक जो है गैस के कुएं हैं उनके बारे में ये जो है पूरी इमेज क्लियर करता है। ठीक है, आई होप आप लोग के ये जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। इस मानचित्र के अंदर देश में ऊर्जा उत्पादन वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो प्रदान किया जाता है। नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर, प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार हैं। देखिए, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग के भी प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। सीईओ अमिताभ कांत जो हैं इनका टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये जरूर आप लोग याद रखना। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो नरेंद्र मोदी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्हीं के कार्यकाल के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अर्थ शॉट अवार्ड और इको ऑस्कर अवार्ड। तो इको मतलब आप लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है उनका नाम अर्थ शॉट जो है वो रखा गया है। तो रिसेंटली किसे दिया गया है? तो विद्युत मोहन जो है उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है? इनके द्वारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो कि खेत के अंदर जो बचा हुआ कचरा रहता है, कचरा मतलब कि जो डंठल वगैरह बच जाते हैं, उनसे इन्होंने क्या किया है, एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। इसके साथ में ही प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक और अदर जो प्लास्टिक्स हैं उनको भी इन्होंने रिसाइकिल करने के लिए एक उपकरण जो है, इंस्ट्रूमेंट वो भी निर्मित किया है। इनकी उम्र जो है वो महज 17 साल है। तो 17 साल की उम्र में ही एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बनकर इन्होंने साबित किया है विद्युत मोहन ने, जो कि सेव द प्लेनेट, तो अर्थ को बचाने के लिए इन्होंने ये सारे जो हैं वो क्या किए हैं, आविष्कार किए हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें इन्होंने जो ये पोर्टेबल डिवाइस बनाया है, ये क्या करता है कि जो भी फसल के अवशेष बचे हुए हैं, क्रॉप के जो रेजिड्यूज बचे हुए हैं, डंठल वगैरह बचे हुए हैं, उनसे एनर्जी जो है वो क्रिएट की जाती है। टॉप 5 अवार्ड्स की भी हम लोग बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 में राजस्थानी लैंग्वेज के लिए भंवर सिंह, तो यहां पर केवल राजस्थानी लैंग्वेज के लिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल जो है, वहां पर कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए, जब बात ही हो रही है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में 14 भाषाओं का उल्लेख था, उसके बाद में 15वीं भाषा, फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा, फिर 19, 20, 21 और 22वीं भाषा। तो शुरुआत में एक जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, और 21वां 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में किया गया। उसके बाद में 16वीं, 17वीं और 18वीं ये जो भाषाएं हैं ये थी नेपाली, फिर मणिपुरी और कोंकणी, इनको जोड़ा गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब किया गया था? 1991 के अंदर ये किया गया था। फिर देखिए आप लोग 19-20 यानी कि बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। जब इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो कौन सा था? वो था 92nd अमेंडमेंट। तो यहां पर ये टोटल 22 लैंग्वेज हो गई, लेकिन 2 और लैंग्वेज है, 22 + 2, तो ये 2 लैंग्वेज जो है, एक तो है राजस्थानी और एक कौन सी है? इंग्लिश।
तो टोटल 24 लैंग्वेजेस के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है और इसलिए राजस्थानी लैंग्वेज जो है इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, जो दिया गया है भंवर सिंह को। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021, तो ये किसको दिया गया है? सबरीना रॉय को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो है वो भानुमति घीवाला को दिया गया है और इनका संबंध गुजरात से है। यादान अवार्ड 2021 जो है वो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है। इंटरनेशनल ऑनर राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है वो लाइफ संस्थान को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली जो है वो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है वो है अमित रस्तोगी। ठीक है, अब ये जो संस्था है ये बहुत पहले से यानी कि ब्रिटिश काल से ही ये चली हुई आ रही है। अमित रस्तोगी की यदि हम लोग बात करें तो एज ए इंडियन नेवी के अंदर एज ए ऑफिसर इन्होंने 34 इयर्स काम किया है और अब जो है इन्होंने चार्ज लिया है 18 अक्टूबर 2021 को। अमित रस्तोगी इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री ली है, जेएनयू से डिग्री ली है और फिर उसके बाद में इन्होंने नेवी को ज्वाइन किया है। बात करें हम लोग एनआरडीसी की तो एक नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी है ये और इसको एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर 1944। हम लोग कहें कि वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको 1948 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका काम क्या है? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनका अब यहां पर दोहन करना जरूरी है। रिसोर्सेज जो है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इसी के लिए जो एटली, क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय ही इस संस्था की यहां पर 1948 के अंदर जो है वो स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वन्य जीव कार्य योजना जो है इसको मंजूरी देने वाला देश का पहला क्वेश्चन। ये मान के चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी दी है, तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र। इसमें होगा क्या कि जितने भी वन्य जीव वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वहां पर रह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं, तो उनके लिए एक बेसिक प्लान जो है वो बनाया जाए और 2030 तक के लिए ये प्लान निर्मित किया गया है, 2021 से 2030 के लिए। तो रिसेंटली अगले 10 वर्षों के लिए प्लान बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें होगा क्या कि तड़ोबा, ये जो आप लोग देख रहे हैं टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है, इसका 79 स्क्वायर किलोमीटर बाउंड्री जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट है ये 10 वर्ष तक रहेगा, तो अगले 10 वर्ष तक रहेगा, तो 12 चैप्टर जो हैं उनके अंदर ये डिवाइड है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पोचिंग की जाती है, तो पोचिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे चीता जो था वो भारत से बिल्कुल जो है विलुप्त हो चुका है। 1954 के अंदर अंतिम चीता जो था वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखा गया था, तो ऐसे इनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ड्राफ्ट है वो बनाया गया है। बात करें हम लोग महाराष्ट्र की, कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता, स्टेट एनिमल है स्क्वेल और बर्ड कौन सा है? वो है पिजन। स्टेट ट्री जो है वो है मैंगो। 6 नेबर स्टेट कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र के 6 नेबरिंग स्टेट्स हैं। एक तो गोवा है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो आप लोग एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए तैयार रहना जहां पर ये पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो नेबरिंग स्टेट में काउंट नहीं होता है। लोकसभा सीट महाराष्ट्र की 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और असेंबली सीट 288 है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया गया है मीरा मोहंती को। ज्वाइंट सेक्रेटरी का काम होता है कि ऑफिसेस के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वर्क को कंट्रोल करना और उसको इंस्ट्रक्शंस देना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मीरा मोहंती जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी इन पीएमओ और इनसे पहले रितेश चौहान थे और इनको ट्रांसफर कर दिया गया है कहां पर? एज ए सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उनका सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है रितेश चौहान। तो ये भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सीनियर ब्यूरोक्रेट है मीरा मोहंती और इनको अपॉइंट किया गया है, हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। ठीक है, अब देखिए कि
ये जो है इनका टेन्योर वो 1 मई 2022 तक रहेगा। 1 मई 2022 तक इनका टेन्योर रहेगा। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण मिशन लॉन्च किया है? तो फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा कि सोलर जो है इसका ऑब्जर्वेशन करेगा, मतलब जैसे सोलर रेडिएशंस हैं और जितने भी ब्लास्ट हैं इनको कैसे वहां पे जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट जो है इसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, जो कि चाइना का पहला क्या है, सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके साथ में ही आप लोग सेंटर देख सकते हैं, ट्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो नाम जो है वो थोड़े इनके ऐसे ही होते हैं, चिंग चैंग टेंग टंग ऐसे ही इनके नाम होते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उपग्रह का नाम जो है वो है शी है। शी है जो है ये इस उपग्रह का नाम है जो पर्टिकुलरली किसी गॉडेस को यहां पर समर्पित है। अब इसमें होगा क्या कि उपग्रह को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, ताकि सूर्य के बारे में और भी अधिकतम जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सके। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रेनमिनबी यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो है लूसी टू स्टडी ट्रोजन एस्टेरॉयड ऑफ विच प्लेनेट। तो रिसेंटली नासा की द्वारा जुपिटर के लिए यानी कि बृहस्पति ग्रह के लिए एक लूसी मिशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर सबसे पहले हम लोग को जरूरत है हम लोग समझें कि एस्टेरॉयड बेल्ट है कहां पर। तो इसके यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये तो है सन, सन से फिर है मरकरी, मरकरी से फिर है वीनस, वीनस से फिर क्या है अर्थ है, और फिर है मार्स। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट जो है वो पाई जाती है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, यानी कि पत्थर तैर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड जो है इन्हीं के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। और लूसी मिशन के अंदर ये ट्रोजन जो शब्द है उसको अभी हम लोग जानते हैं कि ट्रोजन क्या होता है और इसका नाम लूसी ही क्यों दिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लूसी जो है वो एंशियंट एक फॉसिल जो कि ह्यूमन फॉसिल्स हैं, ह्यूमन स्पीसीज की फॉसिल्स जो हैं उनके आधार पर इसको नाम दिया गया है लूसी। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो लूसी का उद्देश्य है कि जितने भी जो चट्टानी पिंड हैं, हम लोग कहें कि रॉक बॉडीज जो हैं, इनकी जांच करने के लिए ही ये जो है लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। तो लूसी मिशन जो है वो 12 साल की यात्रा पर जो है वो जाएगा, यानी कि 12 साल तक ये अंतरिक्ष में रहेगा और 8 अलग अलग शुद्ध ग्रहों की क्या करेगा, वहां पर जांच करेगा। सतह के 400 किलोमीटर के दायरे में लक्षित यानी कि टारगेटेड जो एस्टेरॉइड्स हैं उनके पास से ये उड़ान भरेगा। कुल लागत आप लोग देख सकते हैं $981 मिलियन है। ट्रोजन क्या चीज है? अब ट्रोजन को तो आप लोग क्लियर कीजिए कि व्हाट इज ट्रोजन। देखिए जितने भी बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं उनकी पर्टिकुलरली एक जो है वो क्लास होती है, उनका एक पाथ होता है। जैसे हम लोग कहें कि वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक वैसे ही छोटे जो पिंड है, छोटे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़े एस्टेरॉइड्स की कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर वो घूमना शुरू कर देते हैं और इनको ही क्या कहा जाता है, ट्रोजन कहा जाता है। तो लगभग दोनों का पाथ जो है वो कई बार सेम हो जाता है। तो ऐसे जो ट्रोजन है वो बृहस्पति की कक्षा को कई बार जो है वो क्या करते हैं, उसमें पार्टनरशिप दिखाते हैं, उसमें पार्टनरशिप शो करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली किस सरकार के द्वारा जो तीर्थयात्री हैं, जनजातीय लोग जो हैं, उनको 5,000 रुपए का एक वित्तीय सहायता पैकेज जो है वो किस गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, ताकि वो अयोध्या के जो अभी निर्माण चल रहा है अयोध्या मंदिर, वहां पर क्या कर सके, वो विजिट कर सके। तो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है पैकेज अनाउंस किया गया है। आप लोग को पता होगा कि सबरी, ठीक है, सबरी के खाए झूठे बेर, तो यहां पर सबरी धाम जो है यहां पर यात्रा करवाई जाएगी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, और जनजातीय जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जो हैं, उनके लिए 5,000 रुपए का यहां पर पैकेज अनाउंस किया गया है। और आप लोग जानते ही होंगे कि बेसिकली एक राम जन्मभूमि का एक ट्रस्ट जो है उसका आदेश भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवंबर 2019 में, और अगले साल जो था वो 2020 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और दशहरे पर ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाएगा। तो 5 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस ट्रस्ट की जो थी वो स्थापना की गई थी। अयोध्या राम मंदिर की यदि बारे में हम लोग जाने तो 5 अगस्त 2020 को, देखिए यदि इससे आप लोग
1 साल पहले चले जाएंगे तो ये डेट वही है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी या फिर हम लोग कहें कि आर्टिकल 370 जो था वो यहां पर समाप्त किया गया था। बेसिकली यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो मंदिर के अंदर ये जो है भगवान राम का वो शिशु रूप जो है वो यहां पर मूर्ति जो है वो स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के किन्नौर जिला को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है किन्नौर जिला। बेसिकली देखिए यहां पर माउंटेन ट्रेन्स हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा टिपिकलनेस होने के कारण भी यहां पर 100% टीकाकरण किया गया है। लेकिन केवल एक वैक्सीन नहीं, दोनों वैक्सीन जो हैं उनको यहां पर डोज प्रॉपर लगा दी गई है और ऐसा करने वाला किन्नौर जो जिला है वो पहला बना है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% या सिटी की हम लोग बात करें, सॉरी राज्य नहीं, सिटी जो है वो कौन सी है, वो है भुवनेश्वर। कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर, वो 100% क्या किया था, वहां पे वैक्सीनेट किया था। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है किन्नौर जिला। अब प्रशासन के द्वारा यानी कि वहां पे की डिप्टी कमिश्नर जो है उनके द्वारा, आबिद हुसैन के द्वारा ये जानकारी दी गई थी और लगभग सभी लोगों को यहां पर दोनों डोज जो हैं वो लगा दी गई हैं। लेकिन ये उपलब्धि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कई सारे ट्रेन जो हैं वो यहाँ पर निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली इंडियन जो मिलिट्री है इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। तो गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। आप लोग देख सकते हैं कि 5th बटालियन जो है गोरखा राइफल्स की, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जो कि यूके के अंदर आयोजित करवाई गई थी और यहां पर टोटल 96 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक आयोजित करवाए गए थे, तो ठीक वैसे ही जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनका भी ओलंपिक जो है वो यूके के अंदर कंडक्ट करवाया गया है। 96 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और भारत के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। ये हुआ कब है? यूके के अंदर। ठीक है, तो कब से हुआ है? फ्रॉम 13 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2021 को ये आयोजित करवाया गया है। इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग कहा जा रहा है, जिसमें टोटल 96 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब में ये शामिल हो गए हैं? तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहां पर किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये है कहां पर? इंडिया के अंदर। केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो PR श्रीजेश बन चुके हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र जो है वो यूपी के अंदर स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखना इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो वह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाल ही में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फटने से किस देश में एक नया भूभाग जो है आइलैंड वो निर्मित हुआ है? तो वो है जापान के अंदर। भारत में पहली बार किस राज्य में एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति पाई गई है? तो वो कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो कि फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड हैं, उसमें आप लोग आंख बंद करके गुजरात पर टिक कर उत्तराखंड पर टिक कर सकते हैं, जहां पर पहली बार के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 20 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में LPG जो है वो ट्रांसफर की है? तो वो है BPCL। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो किसने जीता है? इंडिया के द्वारा जीता गया है। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो दिव्या देशमुख बनी है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री का प्रथम स्थान है? तो वो है रश्मिका मंदाना। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी।
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो शाकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं ये। हाल ही में तो हाँ 29वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामपुर यूपी के अंदर किया गया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। आप लोग को बताना था कि विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये जो है वो चाइना के अंदर आयोजित करवाया जा रहा है। ठीक है, देखिए ओलंपिक्स की जहां तक बात की जाती है तो अभी ओलंपिक्स हुए हैं 2021 के अंदर। अब कब होंगे? 2024 में होंगे, फिर 2028 में होंगे और फिर 2032 के अंदर होंगे। तो 2024 के अंदर पेरिस में, 2028 में लॉस एंजलिस और 2032 में ये जो मेजबानी है ये किसको मिली है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिली है। आज आप लोग के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती मुकाबले के लिए भारत के किस व्यक्ति को रेफरी बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं किस किस के आंसर जो है वो करेक्ट आते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। सेशन को लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। ठीक है, चलिए आप लोग को पीडीएफ जो है वो जरूर डाउनलोड कर लेनी है, क्विज को अटेम्प्ट करना है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग के सही जाते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।